अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा हम बात करें जो इस वक्त अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है। यकीनन अफ़गानिस्तान इस वक्त मरकज़ निगाह है। हमने देखा कि दोहा में जो तालिबान हुकूमत है और जो अफ़गान हुकूमत और तालिबान उनके दरमियान मुज़ाकरात का भी एक सिलसिला है जो फ़िल वक्त अब ईद की बाद दोबारा से शायद शुरू होगा। इसमें तालिबान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह तौर पर आया है क्योंकि उनका कंट्रोल है बहुत सारी जगहों पर और वो कंट्रोल हासिल कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका ये मानना है कि वो एक देर पा इस मसले का हल चाहते हैं जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स हों और तमाम स्टेक होल्डर्स की इन्वॉल्वमेंट हो और एक बेहतर और देर पा हल निकले। ये बड़ा उन्होंने वाज़ेह किया है। उन्होंने किसी किस्म के सीज़ फायर की बात नहीं की है। ईद के मौके पर भी उन्होंने सीज़ फायर की बात नहीं की है। वो अपना कंट्रोल, अपनी प्रोग्रेस जारी रखेंगे, लेकिन साथ साथ वो इस वक्त मुज़ाकरात में भी इंगेज्ड हैं। दूसरी जानब जो ख़ित्ते के तमाम ममालिक हैं उनमें एक बढ़ती हुई तशवीश है। जो तमाम तर ममालिक अफ़गानिस्तान से मुंसलिक हैं या अदरवाइज़ इस खित्ते में हैं या जिनके स्टेक्स हैं, उनका ये मानना कि अगर अनरेस्ट होता है अफ़गानिस्तान में तो पूरे खित्ते पर उसका असर होगा। पाकिस्तान भी यकीनन इस हवाले से अपना मौक़िफ़ रखता है। और फिर एक और बड़ा मसला पाकिस्तान में रिफ्यूजीज़ का है। ये तमाम तर चीज़ें हैं जो इस वक्त चल रही हैं, लेकिन जिस तरह से अमरीकी अफ़गानिस्तान से निकले हैं और उसके बाद की जो हर गुज़रते दिन की सूरत हाल है और फिर जो ख़बरें हमें हाल ही में आई थी जिस तरह से भारत से असले का वहाँ पर पहुँचना और फिर कंट्रोल लूज़ करना और तालिबान का ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर काबिज़ होना, ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो इस वक्त हम देख रहे हैं, जिसके अराउंड में चाहूँगा कि आज के प्रोग्राम में हम बात करें। उसके साथ साथ एक और अहम मामला जो ओवर द वीकेंड एक डेवलपमेंट रही, जहाँ पर हमने देखा कि अफ़गान सफ़ीर की साहबजादी के हवाले से मुख्तलिफ़ चीज़ें सोशल मीडिया पर चलती रहीं। फिर गवर्नमेंट की तरफ से क्लैरिफिकेशन आई, उनका ये मानना कि उनको अगवा किया गया कुछ लोगों की जानिब से। उसके बाद वो वापस पहुंची, फिर अफ़गान सफ़ीर यहाँ से वापस चले गए, फिर पाकिस्तानी सफ़ीर को मुशावरत के लिए पाकिस्तान बुलाया गया है। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो दूसरी जानिब चल रही हैं। अब इसमें किसी ने ये टारगेट किया, कोई ज़ाती मामला है, इसमें दुश्मन का हाथ, भारतीय हाथ मुलव्वस है, ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जिन पर अब तक तहकीकात हो रही हैं। वज़ीर दाखिला का ये मानना है कि उन्हें नहीं मालूम कि वो किस तरह रावलपिंडी पहले गईं और फिर रावलपिंडी से वो दामने को तक किस तरह से आईं। तो जो उनके जो बयानात हैं उनमें बहुत सारे तज़ादात हैं जो कि चीज़ें वाज़ेह नहीं हो रही। मैं चाहूँगा इस पर भी हम बात करें और फिर इसके साथ साथ जो FATF का मामला है, जहाँ पर अब ये ख़बरें आ रही हैं और चीज़ें वाज़ेह हो रही हैं कि किस तरह भारतीय जो किरदार है, साजिश है, वो इस FATF के सारे मामले में रही है और जिस तरह पाकिस्तान को भारत चाहता है कि वो ब्लैक लिस्ट में लेकर जाए, उस पर अब पाकिस्तानी हुकाम भी सवाल उठा रहे हैं। मैं चाहूँगा कुछ बात हम उस हवाले से भी करेंगे। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया अब्दुल्ला गुल साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फ़ारूक हमीद साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सीनियर एनालिस्ट हैं। दोनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा। कैसे देखते हैं सर इस वक्त जो खित्ते में बढ़ती हुई तशवीश है और जिस तरह से प्रोग्रेस है, अफ़गान तालिबान जो हैं वो अपना कंट्रोल ज़्यादा से ज़्यादा इलाके पर लेते जा रहे हैं, दूसरी जानिब वो अफ़गान हुकूमत के साथ डायलॉग भी कर रहे हैं। अब अमेरिका का कोई स्टेक, कोई से सारे मामले में रह गई है या ये अफ़गान फ़ौज है जिसने लड़ना है और अफ़गान हुकूमत है जो भी वहाँ पर है उसने इन मामलात को अब डील करना है और कोई तीसरा फरीक इसमें नहीं होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, बड़ी फ्लूइड और वोलेटाइल सिचुएशन है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा अफ़गान तालिबान जो है वो अपने उनका एक बड़ा अपने कार्ड्स बड़े वो इंटेलिजेंटली जो है वो शो कर रहे हैं। और आप देखें कि साथ साथ एक तो वो बढ़ रहे हैं काबुल की तरफ और अपनी जो एडवांस है उसको कंसोलिडेट भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो बार बार अमन की बात कर रहे हैं। ये पहले इस तरह की गुफ्तगू वो नहीं करते थे। अभी सुहेल शाहीन साहब ने भी आज कहा कि जनाब बिल्कुल 1-2 पॉइंट्स के ऊपर तो हमारे एग्रीमेंट हो गया है, अभी कुछ पॉइंट्स और भी रहते हैं फॉर ड्यूरेबल पीस और ओवरऑल जो एग्रीमेंट होना है, पीस एग्रीमेंट जी। तो मेरा ख्याल है कि जो ये आगे बढ़ रहे हैं, एवरी डे तालिबान की जो पोजीशन क्योंकि मुस्तहकम हो रही है, तो उनकी जो अपना नेगोशिएटिंग पोजीशन है वो भी वो स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो देर नाउ लगता है कि देर नेगोशिएटिंग फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि अफगान नेशनल आर्मी जो है गो के कई जगह पे उसने कुछ जवाबी हमले भी किए हैं, लेकिन नज़र नहीं आ रहा कि अफगान नेशनल आर्मी के बस की बात है, या वो 8-10 जो अमेरिकन ने इनको अफगान एयरफोर्स को जहाज़ दिए थे, लो लेवल फाइटर अटैक एयरक्राफ्ट, कि वो कोई दे विल मेक एनी डिफरेंस। तो उस लिहाज से तो मैं देख रहा हूँ कि, और देख रहा हूँ अफगान तालिबान ने पहले ये बात कह दी है कि जी हम अगले महीने, ये उन्होंने कहा था कुछ 7-8 दिन पहले, हम पूरा एक पीस प्लान जो है वो भी पेश करेंगे। सो मुझे अफगान तालिबान ओवरऑल पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं।
दोहा में भी बातचीत चल रही है, और फिर वो बार बार कह दें कि हम अपनी सरजमीन को किसी भी नेबर के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने नहीं देंगे। ज़ाहिर बात उनका इशारा था तहरीक तालिबान के जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, एंटी पाकिस्तान ग्रुप्स और या दाइश और ऐसे और जो लोग हैं, क्लियर इशारा था कि इंडिया जो है वो इनको अगर सपोर्ट कर रहा है तो यानी कि ब्रिगेड साहब एक चेंज्ड अप्रोच है इस वक्त जो हमें नज़र आ रही है तालिबान की, ये माजी से बहुत हट है। लेकिन एक मैं बात कह दूं वो ये कि अफगान तालिबान इस बात को समझ गए हैं कि इंडिया एक बड़ा स्पॉइलर वाला रोल है, वो इस मामलात को, पीस के मामलात को वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अशरफ गनी को कि ये मामलात किसी अपना अमन की तरफ ना जाएं, एग्रीमेंट की तरफ ना जाएं, पॉलिटिकल सेटलमेंट की तरफ ना जाएं। वो भी अफगान तालिबान इस बात को समझ गए, विच इज़ गुड। बिल्कुल सही। अब्दुल्ला गुल साहब, जो पॉलिटिकल सेटलमेंट है, डू यू सी अ चांस ऑफ दैट कि ये मुमकिन है कि एक तरफ बंदूक है, एक तरफ एग्रेशन है, आप काबिज भी हो रहे हैं, आप डायलॉग में भी हैं, तो वो थिंग्स कैन नॉट गो हैंड इन हैंड? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जहाँ तक उनका बैठना है काबुल के साथ, तो वो किसी के दबाव में आके नहीं बैठे। जब तक अमेरिकन थे और जब तक उन्होंने ये शर्त रखी कि हर हालत में आप बैठें, यही रशिया में उन्होंने बात की थी, मॉस्को में, कि ये हमारा इंटरनल मैटर है, हम जिसके साथ बैठें ना बैठें ये हमारा अफ़गानियों का मामला है। मेरे ख़्याल में ये तो बड़ी एक जायज़ बात है। दूसरी बात यह है कि एक आदमी जो पहले ही जीता हुआ हो वो एक कॉम्प्रोमाइज्ड हुकूमत क्यों बनाएगा, तो ये बात भी समझने वाली है। तीसरा इसके अंदर पहलू यह है कि जो उनकी हिकमत अमली है वो बड़ी ज़बरदस्त है। मैं एक ज़ाहिर है फ़ौजी मामलात को भी देखता हूँ, स्ट्रेटेजिकली आप देखें ना कि वो उन इलाकों के अंदर जा रहे हैं जिन पे रेजिस्टेंस उनको नहीं मिल रही। उन्होंने बड़े आराम से ईरान के साथ बैठे हैं, ईरान के साथ मामलात तय किए हैं, और इस बात पे कि जो वहाँ अहले तशी फैक्शंस हैं उनको तालिबान की तरफ से कोई ख़तरा नहीं होगा। तो नतीजा ये हुआ कि जितने नेबरिंग इलाके थे ईरान के वो उन्होंने बड़े आराम से फ़तह कर लिए। उसी तरीके से खुद गवर्नमेंट उनकी जो कह रही है, जो उनके गवर्नमेंटल मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि मिनिमम रेजिस्टेंस के साथ तालिबान जहाँ जा रहे हैं वहाँ कब्ज़ा कर रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वहाँ उनका गवर्नेंस सिस्टम और जो उनका जुडिशियल सिस्टम था, तो इवन दोहा एग्रीमेंट से पहले वो इंटैक्ट था। और तालिबान अब एक ग्रुप के तौर पर सामने है। माजी में 7 डिफरेंट धरे थे जिनके पास अपनी अपनी फ़ौजें थी, जिनका अपना एक तरीक़ाकार था, और वो आपस में लड़ रहे थे और ग्राउंड के ऊपर उनका जुडिशियल सिस्टम नहीं था। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि तालिबान जो है बड़े शहरों पे जानबूझ के नहीं आ रहे। वो चाहें तो हमला कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इनको प्रोटेक्शन जितनी थी वो तो मगरिब के साथ थी। अब जब स्कॉट मिलर ही रात को तारीकी में चले गए तो पीछे अब इनके कोई ज़्यादा इनके पास सपोर्ट नहीं रही, और मॉरल सपोर्ट भी नहीं रही, करेज भी नहीं रही। और फिर अफ़गान नेशनल आर्मी की जो तारीख़ है, आपको कोई नेशनल आर्मी जैसी कोई तारीख वहाँ मिलती नहीं है। तो इस टाइम पे तालिबान जो है, अगर दोहा के अंदर जो भी पीस एग्रीमेंट्स हैं, नेचुरली वो वहाँ सबसे बड़ी बात है चेंज ऑफ सिस्टम की बात कर रहे हैं, वो वहाँ चेंज ऑफ गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे। और चेंज ऑफ गवर्नमेंट के साथ जब भी अमेरिका का प्रेशर था या दीगर ममालिक का प्रेशर था, तो वो किसी भी पीस निगोसिएशन के लिए तैयार नहीं थे, अनलेस और अनटिल, क्योंकि ये शर्त थी। यही तो मसला है कि दोहा एग्रीमेंट आज तक तशतस बामी नहीं किया गया, कि दोहा एग्रीमेंट में पूरी दुनिया का आपने सुकून बर्बाद कर दिया। 48 कोएलिशन पार्टनर थे, पाकिस्तान उसमें शामिल था। वो दोहा एग्रीमेंट हुआ क्या, उसकी क्या शिकें थीं, और फिर बरतानिया का एक्सेप्ट कर लेना, और इसका क्या मतलब है कि अमेरिका की आशीर्वाद के बगैर हुआ। तो ये वाज़े इंडिकेशन नज़र आ रही है कि मुझे खुद एक बहुत हाई रैंकिंग अमेरिकन जो थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने बताया था कि वी आर लीस्ट इंटरेस्टेड व्हाट सिस्टम दे वांट टू ब्रिंग। अगर वो जो भी सिस्टम लाना चाहते हैं वो लाएं। फिर उनका आप डिप्लोमेटिक आप रवैये देखें कि उन्होंने चाइना को क्या पैगाम दिया कि वाखान कॉरिडोर जो है वो कोई क्रॉस नहीं करेगा। ये एक निमरोज की जानिब जब उनका था तो फिर उन्होंने पूरा बाकायदा इतला की। फिर इसी तरीके से जो उनका रशिया के साथ था, व्लादिमीर पुतिन के साथ, कि हम मेक श्योर करेंगे कि अफ़गानिस्तान की टेरिटरी से कोई टेररिस्ट जो है ना उसको जगह मिलेगी पनपने के लिए, और ना ही उसको किसी दूसरे मुल्क जाने की इजाज़त दी जाएगी। तो ये वो इंडिकेशंस थी मेरे ख्याल में जो बहुत पॉजिटिवली ली गई हैं, और आने वाले वक्तों में मैं समझता हूँ कि दोहा एग्रीमेंट, जहाँ तक मेरे इल्म में हैं कुछ बातें,
वो ये है कि 31 अगस्त जो है वो अमेरिकन ने डेट दी है, और मेरा ख्याल है कि अमेरिकन को फेस सेविंग दी जाएगी, तब तक काबुल को फतह नहीं किया जाएगा। बाकी अगर अशरफ गनी और उनकी हुकूमत तालिबान के एजेंडे के मुताबिक सरेंडर करेंगी और एग्री करेंगी तो मामलात आगे बढ़ेंगे, वरना अगर आप ये समझते हैं कि मखलूत हुकूमत बनेगी इस शर्त के ऊपर कि वहां निज़ाम वही चलेगा जो कि अमेरिका दे गया है, मैं ब्रेक की जाने बढ़ूंगा। ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए। जी वेलकम बैक। तो इस वक्त जो ये अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है और जो मामलात चल रहे हैं वो अपनी तरफ, ब्रिगेड साहब ये जो एक वाक़या बड़ा मुख्तलिफ सा अजीब सा वाक़या है, जिस तरह से डिप्लोमेटिक इनक्लेव से निकलना अफ़गान सफ़ीर की साहबजादी का, फिर ये कहना कि वो किस तरह से उनको नहीं पता वो कहाँ पर पाई गई, उन पर तशद्दुद किया गया, आप समझते हैं कि इसमें कोई दुश्मन का हाथ मुलव्वस है? पाकिस्तान ज़ाहिर है डिप्लोमेटिक फ्रंट पे बहुत सारे सवालात उठते हैं प्रोटेक्शन को लेकर। इस्लामाबाद इज़ अ सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट के तहत यहाँ कैमराज हैं, हर चीज़ की सर्विलेंस मॉनिटरिंग है। कैसे इस सारे मामले को आप कैसे देख रहे हैं और इस पर जो हुकूमती मौक़िफ़ है उस पर क्या राय होगी? देखिए, इससे पहले मैं दो कमेंट्स देना चाहता हूं जो अब्दुल्ला गुल साहब ने अभी फरमाया, मैं सुन रहा था, फिर मैं आपके सवाल के जवाब भी दूंगा। जी जी। मैं ये समझता हूं कि अभी सिचुएशन इतनी क्लियर नहीं है कि हम ये कह सकें कि अफ़गान तालिबान जो हैं वो अगर आते हैं और देयर इज़ एवरी चांस, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान का भी एक रोल है, बाकी सुपर पावर्स का भी रोल है, और मेरा ख्याल अमेरिका भी यही चाहते हैं कि किसी तरह इनका कोई पॉलिटिकल एग्रीमेंट हो जाए, पॉलिटिकल सेटलमेंट हो जाए, और जिसमें एक रोड मैप बने, इंटरिम गवर्नमेंट हो, पावर शेयरिंग हो वगैरह, ये तमाम चीज़ें। तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, इतनी जल्दी हम नहीं कह सकते कि जनाब ये चीज़ नहीं होगी। इट इज़ पॉसिबल कि इस किस्म का एग्रीमेंट भी हो जाए अगले चंद हफ्तों में, और जबकि ख़ुद तालिबान जो है वो भी एग्री कर रहे हैं कि इंडिकेट कर रहे हैं कि दे आर लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ अ पॉलिटिकल सेटलमेंट एग्रीमेंट। वो ये कहीं नहीं अभी तक कह रहे हैं कि जनाब हमारा मकसद यही है कि हमने इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान, वो जो उनका अपना पूरा निज़ाम है, कि हम वो उसी को लेके आएंगे। एक दूसरा फैक्टर ये है कि अगर ये अपना एग्रीमेंट जो है इनका वो स्टॉल हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाते हैं और नज़र आता है कि जी ये मामला नहीं आगे चलने लगे अफगान गवर्नमेंट इनके दरमियान, तो फिर अफगान गवर्नमेंट जो है वो एज अ लास्ट डेस्परेट रिजोर्ट वो जो कि मैं समझता हूँ हमारे फेवर में जाएगा, कि वो इंडियंस को कह सकते हैं कि जनाब आए आप हमारी मदद करें और ये मामला नहीं चल रहे एंड काबुल इज़ लाइकली टू फॉल और हमने सरेंडर नहीं करना, आप हमारी मदद करें। तो वो हमारे फ़ायदे में है कि इंडियंस अगर वहाँ पे फिजिकली किसी किस्म शक्ल में आते हैं, वैसे तो एयरलिफ्ट एमुनिशन वेपन वो सारा कर रहे हैं, दे आर पूरा सपोर्ट कर रहे हैं अफगान तालिबान के खिलाफ अशरफ गनी की गवर्नमेंट को, लेकिन अगर कोई ऐसा बड़ा फैसला होता है जो अमेरिकन भी चाहेंगे कि बिल्कुल ही नहीं, मुझे ब्रिगेड साहब सिर्फ एक चीज़ मैं यहाँ पर जानना चाहूँगा कि अभी 2 दहाइयों के बाद अमेरिका, सुपर पावर, नेटो की तमाम तर फोर्सेस, ये तमाम तर चीज़ें एग्जॉस्ट करके पैसा, रिसोर्सेज, अपनी मिल्ट, ये जिस तरह से वापस जा रहे हैं, पूरी दुनिया ने देखा है। उसके बाद भारत जैसा मुल्क जो चीन में लद्दाख पे जिस तरह से रुसवा होता है चीनी फ़ौज के सामने, उसकी इतनी कैपेसिटी है, या वो इस तरह का मसला इसमें पड़ेगा जबकि ये समझा जाता है कि ये ग्रेवयार्ड है, वो यहाँ पर आएंगे और ऐसी कोई चीज़ करने की कोशिश करेंगे या किसी तरह कर पाएंगे? वो आपकी बात सही है कि इंडियन ने देख लिया है कि उनको पीएलए ने कितनी उनकी छित्रॉलिंग की है पिछले 1-1.5 साल के अंदर। उनको मालूम है कि हर सुपर पावर यहाँ से शिकस्त खा के गया है, लेकिन उस पॉसिबिलिटी को आप रूल आउट नहीं कर सकते। और अफगान तालिबान को भी मालूम है कि अगर इस किस्म की कुछ सूरत हाल होती है तो फिर दे रेडी टू टेक ऑन द इंडियंस ऑल्सो, तो फिर तो हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे अफगानिस्तान के अंदर। अमेरिकन जो आपने शुरू में सवाल किया था, नो वे कि वो किसी तरह डायरेक्टली अगर हालात बिगड़ते हैं तो वो उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे। इस हद तक मैं उनकी इन्वॉल्वमेंट देखता हूँ कि उनके जो ठीक है, ये तो ज़ाहिर अब वक्त बताएगा कि मामलात किस तरफ जाते हैं। ज़रा थोड़ा सा वो अफगान सफ़ीर की साहबजादी के मामले पर आ जाएं ज़रा। अब वहाँ पे ये देखें, ये जो इशू है इस पर तो मैं कहता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स अफगानिस्तान जो है उनको तो अब अपना दे हैव टू हाइड देयर फेस, क्योंकि मामला तो सारा उल्टा हो गया। और पहला मेरी जो अपना इस पर ऑब्जर्वेशन ये है कि ये कैसे हो गया
कि एक एम्बेसडर है, कोई भी और भी डिप्लोमेटिक कोर के लोग भी हैं इस्लामाबाद में, जब भी वो बाहर निकलते हैं तो कभी उनको पता है कि एक डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी का भी सिस्टम है, कि ये नहीं कि प्राइवेट टैक्सियों में फिरें, रिक्शों में फिरें, नहीं, उनके अपने पास सरकारी गाड़ियां हैं, उनके पास अपने स्कोट हैं, सिक्योरिटी के मामला हैं, सबको पता है। और ख़ासकर अफगान एम्बेसडर कि उनकी बेटी निकलती है और जनाब वो मोनाल वेस्टर्न और वो तमाम ये जो सारे इतने जो ग्रे एरियाज जो हैं सामने आगे हैं, तो मेरा ख्याल है वो तो दे गॉट इट इन द फेस। और यही वजह है कि उस एम्बेरसमेंट से भाग के वो सडनली इस मामले को ख़त्म करने के लिए अफगान एम्बेसडर को उन्हें वापस बुला लिया। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जहाँ ये पता करना चाहिए, और आई एम श्योर हमारे इदारे पता कर लेंगे कि वो जो 2-3 टैक्सीज थी वो भी हमारे लोकली होंगे, लेकिन जिसने उस पर हमला किया वो कौन था, कौन शख्स था, ये भी पता लग जाएगा। बिल्कुल सही सर, पॉइंट आ गया आपका। मैं कह रहा हूँ, नहीं, मेरा पॉइंट कहने का ये है कि एक्चुअली अगर आप देखें कि अशरफ गनी इस वक्त हालात को ख़राब करने की कोशिश करे पाकिस्तान के साथ, ये वही अशरफ गनी है। मुझे काइंडली 2 पॉइंट मुकम्मल करने दें। ये वही अशरफ गनी है जिनको पिछले 5 साल से पाकिस्तान ने, जब से वो पावर में आया है, आटा, रोटी, गंदम, चावल, दाल, घी, हम यहाँ से सपोर्ट करते रहे उनको, अफगान ट्रांजिट ट्रेड को सपोर्ट करते रहे ताकि उनके मामला अफगानिस्तान के सब पॉइंट आपका आ गया। मुश्ताक, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए। जी वेलकम बैक। अब्दुल्ला गुल साहब, सर कैसे देखते हैं जो अफ़गान सफ़ीर की साहबजादी का मामला है और फिर अफ़गान सफ़ीर का वापस चले जाना, फिर पाकिस्तानी सफ़ीर का यहाँ आ जाना, ये कोई मामला ऐसा है जो गलत कोट हो रहा है, कोई जानबूझकर कर रहा है, कोई इसमें फॉरेन एलिमेंट की इन्वॉल्वमेंट नज़र आती है, बज़ाहिर क्या है? क्या अरसलान साहब देखें, पहली बात यह है कि मेरा नहीं ख्याल कि फॉरेन एलिमेंट उसके अंदर इन्वॉल्व है। उसकी वजह यह है कि क्या उनकी बेटी का जो है बयान आया है ज़ाती तौर पे, जो उन्होंने पुलिस को स्टेटमेंट रिकॉर्ड करानी है, क्या मेरी नज़र में अभी तक गुजरी नहीं है वो, तो वो क्यों नहीं दी गई? और दूसरी बात यह है कि जैसे अभी ब्रिगेड फारूक साहब ने बोला कि एक प्रोटोकॉल है, मुझे पता है कि अफ़गान सफ़ीर के घर में 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ खड़ी हैं जिनके अंदर गार्ड भी हैं और ड्राइवर्स भी मौजूद हैं, और बाकायदा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से सबको बताया गया है कि आपने पब्लिक प्लेसेस पे, और सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने, हमारी पाकिस्तान ने बड़े वाजे कुछ SOPs जो हैं वो बनाए हुए हैं, वो वायलेट क्यों हुए, वो अपना टेलीफोन क्यों नहीं लेके गई? आज मेरे ख्याल में लोग अपना घड़ी और शायद अपना वॉलेट भूल जाएं, लेकिन मोबाइल फ़ोन नहीं भूलता। खबरें आ रही हैं, कोई टेलीफोन छीनने की खबर आ रही है। नहीं, लेके ही नहीं गए ना जी, वो तो शुरू में आ चुकी है बात कि वो लेके ही नहीं गए, तो और फिर 5 घंटे के बाद फ़ौरन छोड़ क्यों दिया गया? तशद्दुद करके हासिल क्या करना चाहते थे? ये बातें देखिए ना, एक पर्पज़ होता है। ये टीवी का प्रोग्राम हम कर रहे हैं, देयर इज़ अ पर्पज़ फॉर इट। पता चले हम ये रिकॉर्ड कर लें लेकिन हम इसको ऑन एयर ही ना करें तो क्या फ़ायदा है इसका? ये रिकॉर्डिंग क्यों करें? तो ये वो सारी बातें हैं कि जब उनके बयान अगर आता तो फिर नेचुरली उस डायरेक्शन में इंटेरोगेशन होती। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी हुकूमत ने पर्दा रखा है। मैं आपको मजीद इस पर नहीं बात करना चाहता क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इशू है। जो कमेंट मैं ज़रूर करना चाहूँगा, जो पूरे तालिबान के साथ 20 साल अमेरिका ने, और ख़ास तौर पे दोहा में, अगर काबुल को ही साथ बिठाना था तो दोहा में क्यों नहीं बिठा लिया, और अब वो बैठेंगे। दूसरी बात, जो ब्रिगेड साहब ने इंडिया की इन्वॉल्वमेंट की बात की, जनरल मैटिस जब आया था 5000 ट्रुप्स मांगने के लिए, तो तब क्यों नहीं दे दिए थे इंडिया ने? इंडिया ये क्यों कभी नहीं भूलेगा कि हिंदू कुश है उसके और अफगानिस्तान के दरमियान में ये मामलात बड़े मुश्किल हैं। ये ऐसे नहीं है जिस तरह से नज़र आ रहे हैं। अगर पूरी दुनिया उनको नहीं बिठा पाई आपस में, जो है वो काबुल रिजीम के साथ, अगर मखलूत हुकूमत बननी थी, तो फिर मुझे बताएं कि अमेरिका के एग्जिट से पहले मखलूत हुकूमत क्यों नहीं मारज़ वजूद में आई? ये वक्त बताएगा आपको। चलिए, ये तो सर वो सारी चीज़ें हैं ना जो वक्त बताएंगे, लेकिन आप कहते हैं कि जो सफ़ीर का मामला है उस पर पर्दा डाल दिया है बड़ी हद तक। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने मैग्नानिमिटी शो की है। चलें जी, राइटली सर। मैं एक कमेंट अब दोनों से ले पाऊंगा इस पर, FATF के मामले पर। ब्रिगेड साहब, ये FATF का क्या मामला है? भारतीय साजिशें हैं, अब मज़ीद कितना हमने राज़ी करना है, खुश करना है, और फिर भी हमने ग्रे लिस्ट में रहना है, ब्लैक का ख़तरा रहना है और वाइट में नहीं आना?
मैं तो कितने अरसे से कह रहा हूँ कि जो लोग यहाँ पे खुशफहमी में हैं कि जनाब बस अब ने ये 27 आउट ऑफ 28 उनकी जनाब रिक्वायरमेंट्स मीट कर ली, अब तो जनाब मेरिट के ऊपर हम क्लियर होंगे अपना ये ग्रे लिस्ट से। भाई ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो इंटरनेशनल साजिश है वो तो अब बेनकाब हो गई है, जबकि खुद इंडियंस ने इस बात को मान लिया है, जो कल से ये खबर बिल्कुल आउट हो गई है जब उनके फॉरेन मिनिस्टर ने भी कह दिया कि जनाब ये इंडिया का इन्फ्लुएंस है। जब हम कहते हैं इंडिया का इन्फ्लुएंस है FATF के ऊपर, तो इसका मतलब अमेरिका का इन्फ्लुएंस है FATF पे। ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान को कहीं पे रिलीफ मिले फ्रॉम द FATF और उसकी तलवार पाकिस्तान पे लटक रही है। पाकिस्तान में मैंने अब देखा है कि जो पहले एक गर्मजोशी पाई जाती थी कि जनाब हम मेहनत कर रहे हैं, हम इंशाल्लाह तमाम पॉइंट्स को 100% पूरा करेंगे और मेरिट के ऊपर जनाब देखें हम क्लियर होंगे। पाकिस्तान में मेरा ख्याल है टॉप लीडरशिप सिविल मिलिट्री समझ गई है कि ये ग्रेट गेम, ग्रैंड गेम जो है, ग्रैंड डिज़ाइन ये क्या है। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि अब हम नहीं देखेंगे कोई पाकिस्तान में कोई बहुत ज़्यादा गर्म जोशी और इंथुजियाज़म के बाद जनाब ये 1.5 पॉइंट उन्होंने और दे दिया, 2 पॉइंट और दे दिया, इसको हम क्लियर करेंगे, नहीं। दूसरी चीज़ क्या आप सामने आई है जो आज लेटेस्ट के जनाब इंडियंस जो है वो इसराइली सॉफ्टवेयर जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं टू कैरी आउट सर्वेलेंस ऑफ पॉलिटिशियंस, जर्नलिस्ट, ब्ला ब्ला ब्ला। और यकीनन वो सॉफ्टवेयर सिर्फ इंडिया लिमिटेड नहीं है, इट इज़ देयर टू पाकिस्तान ऑल्सो। बात अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, मैसेज लास्ट में छोड़ना चाह रहा हूँ, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने और बहादुरी के साथ और जिस तरह हमारे DGISI ने ताशकंद में अशरफ गनी और उसकी डेलीगेशन की क्लास ली है, मेरा ख्याल है वो उसके बाद आपने देखा है वो JCC ये जो मीटिंग है ये भी पोस्टपोन हुई है, जो यहाँ पर नहीं थी, जो आप कह रहे हैं कहाँ जी वो अपना अफगान ग्रुप्स की मीटिंग ईद के बाद शेड्यूल है, ये वो जब होगी तब देखी जाएगी। और दूसरा पर ये अफगान एम्बेसडर को रिकॉल करने का मामला है, ये अशरफ गनी जो है ये एहसान फरामोश किस्म के लोग हैं, क्या कुछ नहीं किया पाकिस्तान ने अशरफ गनी के लिए, लेकिन वो अमेरिका और इंडिया का स्पोक्स पर्सन बना हुआ है। और हो सकता है डेस्परेशन में, मैं फिर कह रहा हूँ, वो हम तो बड़े खुश होंगे कि मैं जरा गुल साहब के भी इस मामले पर ले लूं। ब्रिगेड साहब आपका पॉइंट आ गया। गुल साहब कैसे देखते हैं आप FATF के मामले? FATF के मामले पर आपको सवाल रह गया? देखिए नहीं, जानिबदार जो है, जो पहली बात है कि अगर ये एक इंटरनेशनल डिज़ाइन है तो ये इंटरनेशनल डिज़ाइन कौन चला रहा है? क्या ये अमेरिका नहीं चला रहा? क्या हमें नहीं नज़र आ रहा कि हम इस सारी दहशतगर्दी की जंग के अंदर जो आज हम बिटर हुए हैं उसकी वजह क्या है? पहले 3 साल हम किसकी पॉलिसी चला रहे थे? हम आज अचानक हम जो है वो हमारे वो $700 मिलियन का जो कोएलिशन सपोर्ट फंड का पैसा था वो किधर? उस पर कोई बात ही नहीं हो रही। अमेरिका तो छनकना बजा के निकल गया और अभी जो है वो इंडिया के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर ये वही अशरफ गनी है जिसने हमेशा इंडिया का किया, तो उसको पाकिस्तान बुलाने की दावत किसने दी है? क्यों दी है अब 18 अगस्त को, जब हमें ये सारा मालूम है? हम हकीकत मुंतज़िर के साथ क्यों नहीं बात कर रहे हैं? हम हकीकत मौजूद पे क्यों बात कर रहे हैं? क्या ये बेहतर नहीं था कि ये डायलॉग जो है तालिबान की हुकूमत के और तालिबान के लोगों को बुला के, और बेशक उसमें काबुल रजीम को भी बुलाते और उसके अंदर डायलॉग में शिरकत की दावत देते? FATF के हवाले से ये एक एजेंडा है, उन्होंने आपकी फाइनेंशियल आर्म ट्विस्टिंग के ज़रिए आपको दबाने की बात की हुई है। आज पाकिस्तान को यह एहसास हो चला है कि जो है वो फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, इसीलिए हम जो है वो अब ये अपनी पॉलिसी जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन अब जब हम पॉलिसी शिफ्ट कर रहे हैं तो ये बहुत लेट हो चुका है, क्योंकि अगर 26 शिकें मानने के बाद एक शिक नहीं मानी और उसके मुकाबले में लोगों ने 50% जो है वो मामलात को किया, उनको व्हाइट लिस्ट में डाल दिया, हमें ग्रे लिस्ट में, कुल्ली ज्यादती है। उनका डू मोर का मुतालबा मजीद आएगा, कभी नहीं खत्म होगा। आपको याद है मैं प्रोग्राम कर चुका हूं जिसमें मैंने गुजारिश की थी कि वो आपको कभी नहीं निकालेंगे ग्रे लिस्ट से। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया दोनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का। आज के प्रोग्राम से इतने। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।